कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? ठीक है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो यूक्लिड को अच्छे से पहचान लो, क्योंकि इसी का फर्स्ट चैप्टर आपको 10th क्लास में मिलेगा। ठीक है, इन्हीं पे बेस्ड क्या मिलेगा? फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले इनके बारे में कुछ जान लीजिए। यूक्लिड कौन थे? जो भी ये बातें बताएंगे पहले सुन लो। ठीक है, तो तुम्हें लगेगा कौन सी बड़ी बात बता दी उन्होंने, ये तो मैं भी बोल लूँगा। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं ये सब। लेकिन उस समय जो आपको आज सिंपल सी चीज़ें लग रही हैं, उस समय किसी ने उन सिंपल चीज़ों को क्या नहीं किया था? डिफ़ाइन नहीं किया था। ये पहले बंदे हैं जिन्होंने क्या किया है? उसको डिफ़ाइन किया है हर चीज़ को। ठीक है, हर चीज़ को, मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? जियो मतलब अर्थ, ठीक है, और मेट्री का मतलब मेज़र, अर्थ को मेज़र करना। ठीक है, ज्योमेट्री कहलाता है। तो ये जो ज्योमेट्री है सबको पता है, एक मैथ्स की एक ब्रांच है। जिस तरीके से अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, उसी तरीके से ज्योमेट्री भी एक क्या है? ब्रांच है मैथ की। तो कौन है यूक्लिड? ये हैं यूक्लिड। ठीक है, उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हिस्ट्री भी नहीं घुस रहे हम लोग, सीधा मुद्दे पर आ रहे हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री देखोगे कि हाँ इजिप्शियन थे, इजिप्ट वालों ने सबसे पहले किया, ये सब चीज़ों पे मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने कुछ बातें बताई वो बातें देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मैं पहले भी बता चुका हूँ, माहौल आपको दे चुका हूँ। क्या किया उन्होंने? वेल डिफाइंड चीज़ों को क्या किया? अच्छी तरीके से डिफाइन किया। ये बिगिन टू ये लिखा है एक्सपोजिशन ऑफ द लिस्टिंग 23 डेफिनेशन द बुक 1 ऑफ एलिमेंट्स। इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है? एलिमेंट्स। उसमें उन्होंने 23 डेफिनेशंस क्या की हैं? ठीक है, बताई हैं। तो उनमें से कुछ डेफिनेशन यहाँ पे है। ठीक है, सारी तो नहीं, कुछ डेफिनेशन। तो आपको लग सकता है ये कौन सी बड़ी बात बता दी उन्होंने। पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट जिसको किसको कहते हैं? जिसका कोई पार्ट नहीं होता है। कहने का मतलब ना लेंथ ना ब्रेथ ना कुछ। पहली बात बताइए। दूसरी, लाइन एक क्या होती है? ब्रेथलेस लेंथ होती है। लाइन ये है इसकी जिसकी कोई ब्रेथ नहीं है। लेंथ तो होती है पर क्या नहीं होती है? ब्रेथ नहीं होती है। तो लाइन की डेफिनेशन उन्होंने दी। लाइन क्या होता है? ब्रेथलेस लेंथ होती है। दूसरा, एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। किसी भी लाइन के एंड्स क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। ये भी इन्होंने बताया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं? अगर कोई पॉइंट्स हैं जितने भी आपने बनाए हैं, उसको सीधा आप सारे पॉइंट किस पे लाई करते हो? उसी के पाथ पे लाई करते हो। एक पाथ में जब सारे पॉइंट्स क्या कर जाते हैं? लाई कर जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन कहते हैं। सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ। सरफेस किसे कहते हैं भाई? जिसकी लेंथ हो ब्रेथ हो बस। ठीक है, जैसे टेबल की सरफेस, उसमें लेंथ है और क्या है? ब्रेथ। इस फ्लोर की सरफेस, ये खुद फ्लोर एक सरफेस है जिसमें लेंथ और ब्रेथ है। तो उनका कहना है सरफेस क्या होता है भाई? जिसमें लेंथ और ब्रेथ होते हैं। ठीक है, तो देखने में लग रहा हो क्या बड़ी तीर, कौन सी बड़ी तेज, वो बहुत बड़ी बात बता दी उन्होंने, तीर मार लिया उन्होंने। ठीक है, कि फादर क्या, उनको क्या दे दिया? फादर ऑफ किसकी? ज्योमेट्री दे दी। भाई ये सारी बातें तो पहले से हैं, लेकिन उसकी वेल डेफिनेशन किसी ने नहीं दी थी। वो किसने दी? यूक्लिड ने दी। ठीक है, एज ऑफ द सरफेस आर लाइंस। कोई भी सरफेस ले लीजिए, टेबल का सरफेस, फ्लोर का सरफेस, उसका जो क्या होता है? एजेस जो होंगी वो क्या होती हैं? लाइन होती हैं। जैसे कि सरफेस बना दिया तो इसके एजेस क्या है? लाइन। वो छोड़ दो, तुम ये पैनल ही ले लो, पैनल का सरफेस यही है ना जिस पे लिख रहा हूं मैं, तो उसके एजेस क्या है? लाइन। लो खत्म। प्लेन सरफेस इज द सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। प्लेन सरफेस क्या होता है? इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस। जैसे ये कोई प्लेन सरफेस है, इस पे आप क्या कर सकते हो? प्लेन सरफेस, जैसे कि देना बुक, जैसे बुक का ये वाला सरफेस एक प्लेन सरफेस है। क्यों भाई? इस पे अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं, सारे पॉइंट उस सरफेस पे आ जाएंगे, ऊबड़ खाबड़ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। अगर कोई ऐसी चीज होती तो क्या आप उसको स्मूथ या प्लेन सरफेस बोलते हो आप? नहीं। हम प्लेन सरफेस किसे बोलते हैं? अगर जिसके सारे पॉइंट क्या हो, इसी पे क्या कर जाए? लाई कर जाए। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, इनका कहना है प्लेन सरफेस हम उसे बोलेंगे
अब जैसे उत्तराखंड के हैं ये, अब मैं पूछूं क्या प्लेन सरफेस पे रहते हो आप, तो इनके यहाँ का क्या प्रॉब्लम है, इनके यहाँ का टरेन जो है, ठीक है, टरेन क्या होता है भाई, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, वो ऐसे होगा, हो सकता है इनका घर यहाँ पे हो, ठीक है, पर हम लोगों का क्या है, हमारे यहाँ पे मैंने बोला हर जगह एक बराबर का, लेकिन कई पार्ट हमारे यहाँ पे एकदम प्लेन आपको मिल जाएगा, जहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट लगाएंगे वो सारे पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, उधर पे लाई करेंगे। अब इनके यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ है, तो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, तो उसको हम प्लेन सरफेस नहीं कहेंगे। प्लेन सरफेस किसे कहते हैं, जिसके सारे पॉइंट के इवनली लाई कर जाते हैं किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। सरफेस तो हर चीज होती है, ये भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है, ठीक है, और सीधी एकदम बनाओ तो भी वो सरफेस है। इसमें एक पॉइंट अगर यहाँ है तो अगर स्ट्रेट करूं तो एक पॉइंट ऊपर हो गया, इसमें अगर एक पॉइंट यहाँ तो एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, इवन नहीं है, इवनली नहीं फैला हुआ है, ठीक है, इवनली मतलब एक बराबर। यहाँ पे अगर एक पॉइंट है तो सेम उसी हाइट पे सारे बाकी पॉइंट भी होंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ये क्या है, ये जो सारे लाइन और सरफेस में क्या फर्क है, मैं तुमसे पूछूं लाइन क्या होता है, सरफेस क्या होता है। लाइन एक क्या, अभी तो उन्होंने बताया लाइन किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ लेंथ हो ब्रेथ ना हो, और सरफेस किसे कहते हैं, जिसमें लेंथ भी हो ब्रेथ भी, ये फर्क। तो ऐसे 23 क्या डेफिनेशन उन्होंने बनाई थी, कितनी बनाई थी, 23 डेफिनेशन। हाँ क्या कहना चाहते हैं। फिर आता है यहाँ पे कुछ बातें, अच्छे से पढ़िए, पूरा चैप्टर ऐसा ही है, ये मत सोचना कि इसमें बहुत कुछ लिखना उखना है, मतलब मैं हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम सॉल्व करने के लिए। थ्योरी स्टार्टिंग विथ डेफिनेशन, यूक्लिड अज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टी। जब उन्होंने ये डेफिनेशन लिखी थी तो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी क्या कर ली थी, एज्यूम कर ली थी। एज्यूम मतलब तो समझते होगे मान लेना, ठीक है, विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड, जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसको एज्यूम करना पड़ता है। एज्यूम का मतलब क्या होता है, मान लो बस, ठीक है, जिसको क्या नहीं किया जा सकता है, प्रूफ नहीं किया जा सकता। दीज एजम्पशंस आर एक्चुअली क्या है, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। ये जो एजम्पशंस हैं ऐसे एजम्पशन नहीं है, ऐसे एजम्पशन है जिसको प्रूफ तो नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, मैं नहीं कह रहा कर नहीं सकते, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे अब मैं बोलूं कुछ बातें हैं, ठीक है, जैसे मैं बोलूं कोई एग्जांपल, सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से, तो क्या मुझे प्रूफ करने की जरूरत है, सब मानते हो इस बात को, जाके देख लो भाई, ठीक है। आपको ये एक यूनिवर्सल क्या है, ट्रुथ है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो जो चीज उन्होंने एज्यूम की एक्चुअल में वो सब क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। ही डिवाइड देम इनटू 2 टाइप्स। जो उन्होंने एजम्पशंस किए उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक को उन्होंने क्या बोला, एज्यूम्स बोला, और एक को क्या बोला उन्होंने, पोस्टुलेट्स बोले। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो उन्होंने एज्यूम किए उसको उन्होंने क्या बोलते हैं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं समझी। क्यों नहीं समझी, क्योंकि ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ है वो सब, ठीक है। अब मैं जैसे इनसे पूछूं वोवल्स क्या होते हैं, ठीक है, AEIOU, ठीक है, ये ऑब्वियस ट्रुथ है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं क्या बोलते हैं, इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। तो इन्होंने अपने एजम्पशंस को 2 हिस्सों में बांट लिया, एक को एज्यूम का और एक को क्या कहा, पोस्टुलेट का, ठीक है। ही यूज्ड टू टर्म पोस्टुलेट फॉर द एजम्पशंस दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। ऐसे एजम्पशंस जो कि किसके लिए जरूरी हैं, ज्योमेट्री के लिए जरूरी हैं, ज्योमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए जरूरी हैं, उनको क्या बोला उन्होंने, पोस्टुलेट बोला। ऐसे एजम्पशंस जो कि किससे रिलेटेड हों, हमारे ज्योमेट्री से रिलेटेड हों, उनको उन्होंने क्या कहा, पोस्टुलेट कहा। कॉमन नोटेशन कॉल्ड, और जो कॉमन बातें हैं जो ज्योमेट्री या विदाउट ज्योमेट्री हर जगह यूज होती हैं, उसको क्या कहा उन्होंने, एज्यूम्स कहा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या मैंने बोला, एजम्पशन उन्होंने कई चीजें एज्यूम की, और एज्यूम को भी आप 2 हिस्सों में बांट सकते हो, एक को पोस्टुलेट्स बोल सकते हो, एक को एज्यूम्स बोल सकते हो। पोस्टुलेट वो एजम्पशंस हैं जो कि हम ज्योमेट्री के लिए एज्यूम करते हैं, ज्योमेट्री में यूज करते हैं। जैसे अभी नहीं बताया उन्होंने कि क्या बोलते हैं, लाइन में सिर्फ लेंथ होती है, क्या नहीं होती है, ब्रेथ नहीं होती है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, पोस्टुलेट कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ चीजें क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक होती हैं ज्योमेट्री के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टुलेट बोलेंगे।
और जो कॉमन नोटेशन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एज्यूम्स कहेंगे। जैसे कॉमन सी बातें हैं, जैसे अभी मैं बताऊंगा, बस मुझे बोलने दो अभी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वर एजम्पशन यूज्ड टू थ्रू आउट द मैथमेटिक एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू द ज्योमेट्री। एज्यूम्स क्या होते हैं, ऐसे एजम्पशन होते हैं जो मैथ से तो रिलेटेड होते हैं पर ज्योमेट्री से डायरेक्ट लिंक नहीं होते हैं। ये लिखा ना, नॉट स्पेशली लिंक टू द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में भी ऐसे एजम्पशंस काम कर सकते हैं और नॉर्मल मैथ्स में भी क्या कर सकते हैं, काम आ सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ LHS RHS के बराबर होता है, ये मैथ्स में क्या होते हैं, कॉमनली यूज होता है, तो उसको आप एज्यूम बोलोगे, ना कि पोस्टुलेट, कि हमारे ज्योमेट्री में क्या नहीं होता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड होता ही नहीं है ना। फॉर डिटेल अबाउट एज्यूम पोस्टुलेट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले देखो समझो। यहाँ पे कुछ उन्होंने खुद के अपने एज्यूम्स दिए हैं, ठीक है। नॉट इन हिज ऑर्डर आर गिवन बिलो, ये उन्होंने बहुत सारे एज्यूम्स दिए थे, तो उसमें से देख लेते हैं। तो देखो, ये ऐसे एजम्पशंस हैं जो हर जगह काम करते हैं, सिर्फ ज्योमेट्री में नहीं। जैसे कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दो चीजें हैं, जैसे कि मैंने बोला इनकी एज इनके बराबर है, उनकी एज भी इनके बराबर, तो उन दोनों की एज क्या होगी, वो भी बराबर होगी। तो बोल रहा है, देखो कितनी बड़ी बात है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, थिंग्स का मतलब दो चीज, कोई दो चीज किसी एक चीज के क्या है, इक्वल है, तो वो दोनों आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये पोस्टुलेट लग रहा है कि आपका एज्यूम लग रहा है, ये तो हर जगह काम करता है, चाहे ज्योमेट्री हो चाहे ना हो, ठीक है। नॉर्मल मैथ में भी काम करता है, रियल लाइफ में भी काम करता है ना, समझ पा रहे हो। जैसे मैंने अभी बोला इनकी एज इनके बराबर है और इनकी एज उनके बराबर है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ए की एज किसके बराबर है, बी के बराबर, और सी की एज भी किसके बराबर है, बी के बराबर। तो ये तो कॉमन सेंस है कि ए और सी की भी एज क्या होगी, बराबर होगी। तो ये एक एज्यूम हो गया। फिर ऐसे इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, दो चीज जो पहले से इक्वल है उसमें इक्वल जोड़ा जाए तो तब भी वो इक्वल रहते हैं। जैसे कि ए के पास 5 रुपए हैं, बी के पास भी 5 रुपए है, इसको भी 1 रुपया दिया गया है, इनको भी 1 रुपया दिया गया, तब भी ये दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, लग रही होंगी सिंपल सी बात, हंसी भी आ रही है, क्या बोल रहा है तो कोई भी जानता है, लेकिन उस समय इस तरीके से वेल डिफाइन किसी ने नहीं किया था, ठीक है। फिर वही इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर आर इक्वल। फिर वही दोनों के पास 6 रुपए हैं, ए और बी के पास दोनों इक्वल हैं, दोनों से 2 रुपए ले लिए मैंने, क्या कर लिया, 2 रुपए ले लिए, तो अब भी ये लोग क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। दो इक्वल चीजों से में से इक्वल चीज घटाने पे तब भी वो क्या रहता है, इक्वल ही रहता है, ठीक है। समझ आ रहा है ना। थिंग्स विच आर कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू ईच अदर, दो चीजें जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ये एक पेन है और एक ये दूसरा पेन, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, एकदम, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों चीज क्या है, इक्वल। जब एक चीज दूसरी चीज के क्या होता है, कॉन्साइड करता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। समझ पा रहे हो, ठीक है। एक कॉन्साइड करता है, उसके ऊपर एकदम ओवरलैप कर जा रहा है, उसके लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, सब कुछ क्या कर रहा है, हल्का सा भी इधर उधर नहीं हो रहा, तो वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। होल इज ग्रेटर देन पार्ट, हमेशा होल, जैसे कि 10 रुपए इनके पास हैं, ठीक है, 5 रुपए उन्होंने खर्च कर दिए, तो ये होल है, होल मतलब पूरा, उसी में से तो 5 रुपए। अब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि होल जो होता है वो हमेशा किससे बड़ा होता है, पार्ट से। 10 कभी क्या लेस हो सकता है, या मैं चलो एक स्टिक का एग्जांपल लेता हूँ, ये स्टिक है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, उसको टुकड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का, क्या कभी ये पॉसिबल हो सकता है कि 2 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 10 हो, नहीं। तो बोल रहा हमेशा होल, होल मतलब पूरी चीज, हमेशा पार्ट से क्या होता है, बड़ा ही होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए और अगर नहीं समझ आया तो, जैसे कि मैं ये क्या ले रहा हूँ, दिख रहा होगा तुम लोग को, तो अब वीडियो में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। तो जैसे क्या है, ये आपका मैच स्टिक है, मान लीजिए कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है। अब ये पूरे को मैं होल बोल रहा हूँ, होल मतलब पूरा पार्ट। अब इसको मैंने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो क्या ये छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से बड़ा हो सकता है क्या, कभी पॉसिबल है, नहीं। तो वही ये बोल रहा है, होल हमेशा क्या होता है, पार्ट से बड़ा होता है।
फिर बोला थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, फिर वही बात, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं वो, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब जैसे कोई दो चीज, जैसे कि 5 है और 5 है, ठीक। थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग, थिंग्स लिखा है यहाँ पे थिंग्स, ठीक है, विच आर डबल टू द सेम थिंग। जैसे कि इनकी एज 5 साल है एग्जाम्पल के लिए, हालांकि नहीं है 5 साल, ठीक है। तो ए की एज इनसे डबल है, कितनी है, मान लो 10, और बी की भी एज इनसे डबल है, वो भी कितनी होगी 10, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये बोल रहे, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, एक बार और बोल देता हूं मैं, थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, मिटा देता हूं। तो ये ना उड़ा दे बस। देखो फिर बोल रहा हूं मैं, उन्होंने बोला थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग। जैसे मैंने बोला ए की एज 5 ईयर है, ठीक है, 5 इयर्स है, और बी की एज इससे दुगनी है, कितनी हो गई भाई, 2 5 = 10, ठीक है। और दूसरी चीज भी यहाँ पे ले लिया मैंने सी, वो भी कितना है, इसके एज से क्या है, दुगनी है, तो कितना हो गया, वो भी 10। तो बोल रहे हैं कि अरे ए और वो सॉरी बी एंड सी भी इक्वल होंगे, तो होंगे, कॉमन सेंस से, तो ठीक है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, लो फिर वही बात, किसी की एज 10 साल है, मैं बोलूंगा कि ए की एज 10 साल है और बी की एज उससे आधी है भाई, तो आधी का मतलब कितना 5, और सी की एज भी इससे आधी है 5, तो अरे ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये तुम्हें क्या लगता है, कुछ एज्यूम से क्या ये सिर्फ ज्योमेट्री में काम आएंगे कि रियल लाइफ में भी काम आ रहे हैं, बाकी जगह भी काम करते हैं भाई, एकदम ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, हर जगह काम आ रहे हैं, ठीक है। फिर टेस्ट में ये पूछा जा सकता है, कोई दो पोस्टुलेट वो एज्यूम्पशंस लिखी है, ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं 5 पोस्टुलेट्स इनके। पोस्टुलेट्स मैंने क्या कहा था, ऐसे एज्यूम्पशंस जो कि ज्योमेट्री में क्या होता है, यूज होता है। तो पहला पोस्टुलेट क्या है, ध्यान से सुनना, बोलो ना कि रुको थोड़ा, रेडी। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। बहुत बड़ी बात उन्होंने बोल दी, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। उसी को दिखाने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट है आपका क्या P, एक यहाँ पे क्या पॉइंट Q, यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो क्या बन गई आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई, है ना। नोट दैट दिस पोस्टुलेट टेल अस दैट लीस्ट वन स्ट्रेट लाइन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। याद करो हमने एज्यूम पढ़ा था, एज्यूम में क्या बताया गया था कि किसी भी लाइन को के एंड्स क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उसी का तो यूज किया गया है यहाँ पे कि भाई ये एक लाइन है और ये दो उसके क्या है, पॉइंट है। वही ये बोले कि देखिए पोस्टुलेट क्या बताता है कि एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन के लिए आपको कम से कम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट चाहिए ही चाहिए, बट इट डज नॉट से देयर इज अ कैन नॉट बी मोर देन वन सच लाइन। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इससे और भी कई लाइंस बनाई जा सकती है, फिर से देखो, बट इट डज नॉट से दैट देयर कैन नॉट बी more than one such line. However, in his work, Euclid is frequently assumed without mentioning that there is a unique line joined to distinct point. कहने का मतलब मेरे पास एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, दो यूनिक पॉइंट हैं, अगर आप इससे इसको ज्वाइन करोगे तो हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन बना पाओगे। क्या इन दो पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया तो इससे तुम एक ही तो लाइन बना सकते हो, क्या इससे ज्यादा लाइन बना सकते हो क्या? इसको तो लाइन बोलेंगे ही नहीं, स्ट्रेट लाइन थोड़ा ना। ये बोल रहे हैं कि दो यूनिक पॉइंट से एक यूनिक ही लाइन क्या हो सकती है, ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। वी स्टेट द रिजल्ट फ्रॉम एज्यूम एज फॉलोइंग, तो इसी चीज को एज्यूम का इस्तेमाल किया है। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। ये बोला गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, कोई खास पॉइंट आपको दे रखे हैं, उसमें से अगर आपने क्या किया, एक लाइन पास की, वो एक यूनिक लाइन होगी। यूनिक क्यों? उसके अलावा कोई और लाइन बना ही नहीं सकते हो आप।
अगर मैंने यहाँ पे खींच दिया फिर तुमको बोला क्या हो इस पे खींच के दिखाओ एक और लाइन, तो आप भी इसी पे बार बार क्या करते रहोगे, चलाते रहोगे। तो सिंपल भाषा में दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक यूनिक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया। तो ये था अपना कौन सा, पोस्टुलेट नंबर 1। अब आता है पोस्टुलेट नंबर 2। और टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड समझते हो ना, जो रुक जाती हैं। ठीक है, जैसे ये टर्मिनेटेड है जिसके कोई फिक्स पॉइंट हो, है ना, कैन बी प्रोड्यूस इन, क्या लिखा हुआ है, इनडेफिनेटली, मतलब इनको आप प्रोड्यूस कर सकते हो कहां तक, इनडेफिनेट तक। इनडेफिनेट समझते हो ना, इंफिनिटी तक। दूसरा पोस्टुलेट, किसी भी टर्मिनेटिंग लाइन के, ठीक है, पॉइंट्स को आप प्रोड्यूस करके कहां तक ले जा सकते हो, इनफाइनाइट तक ले जा सकते हो। पोस्टुलेट नंबर 2। और तुम देख रहे हो ये सब ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, ये जंक्शंस क्या है, ज्योमेट्री से रिलेटेड। और तुम ये पूछोगे नहीं कि प्रूफ करके दिखाइए, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तुम कोई भी बहस नहीं करना, नहीं मैं नहीं मानता, करके देख लो, सीधा जवाब, इसमें प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं। फिर आता है पोस्टुलेट नंबर 3। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सर्कल किसी भी पॉइंट से कितने भी रेडियस का ड्रॉ किया जा सकता। ठीक है, किसी भी पॉइंट से कितने भी रेडियस का, चाहे मैं छोटा बनाऊं, बड़ा बनाऊं, चाहे तो मैं 1 सेंटीमीटर का बना सकता हूं, 2 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, कितना भी बना सकता हूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर, कोई भी सेंटर ले लो, वो भी कितने भी रेडियस का आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो क्या इसको प्रूफ करने की जरूरत है, आप खुद मानोगे ही मानोगे। ठीक है, फिर पोस्टुलेट नंबर 4, क्या कोई डाउट है क्या? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। दुनिया में जितने भी राइट एंगल होते हैं ना, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मैंने राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बोला, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बोला, मैंने बोला ऑल राइट एंगल्स 90 डिग्री, वो सब हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब इसमें क्या बोलूं? ठीक है, ये पोस्टुलेट नंबर 4। ठीक है, समझ आ ही रहा होगा। अब क्योंकि ना आने वाला कोई सवाल ही नहीं है इसमें, ना कोई कंफ्यूजन, हटाऊं। फिर आता है पोस्टुलेट नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्ट में 100% आएगा, 100%। ठीक है, क्या बोलता है पोस्टुलेट नंबर 5? If a straight line is falling on 2 straight lines, if a straight line, lines नहीं है, line, ठीक है, if a straight line falling on 2 straight lines, ठीक है, makes the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight line if produced indefinitely, ठीक है, indefinite मतलब उसको आप क्या करो, ठीक है, इंफिनिटी तक प्रोड्यूस करो, मीट वन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। अब समझाने की बात, अभी रीड करने का कोई फायदा नहीं, सीधा समझाता हूं। ये बोल रहा है अगर आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन है और उसको कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, तो इस तरफ एक ऐसी जगह बनेगी, मतलब एक तरफ, जैसे मैंने 2 स्ट्रेट लाइन ली, तो ये बोल रहा है जिस तरफ 2 एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे, ये वाले एंगल 90 से कम है ना, तो अगर उनको इन्फानाइट अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो वो क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को कट कर जाएंगे। बस यही बोल रहा है। फिर पढ़ के देखिए क्या यही बोल रहा है, एक बार और देखते हैं। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग है 2 स्ट्रेट लाइन, हाँ ये रहा पड़ा, फिर थोड़ा साफ कर देता हूँ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखना डायग्राम से भी कुछ ज्यादा ही साफ होगा। क्योंकि ऐसे रीड करने का मेरा फायदा नहीं जब तक आप क्या नहीं करोगे, देखोगे नहीं। ठीक है, मैं यहाँ रीड भी कर रहा हूं और इस डायग्राम में भी देखते चलिए आप। इसने बोला है इफ द स्ट्रेट लाइन, ये रही वो स्ट्रेट लाइन,
ठीक है, फॉल ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, ये देखो फॉल हो गई किसके ऊपर, दो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर क्या होगी, फॉल होगी, ये देखो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। मेक ए इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। ये दोनों जो दिख रहा है आपको, दो ऐसे एंगल्स हैं जो कि लेस देन क्या है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री से कम है और ये वाला भी क्या है, 90 डिग्री से कम है। ये दोनों साइड में जो अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम है, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक। देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इनडेफिनाइट, अगर मैं इसको क्या करता हूं, इसको प्रोड्यूस करता हूं क्या, ठीक है, इनडेफिनाइट, ठीक है, मतलब आगे तक लेके जाता हूं। मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स, ये उसी तरफ मीट करेगी जिसका सम, ठीक है, टू राइट एंगल्स का मतलब है 180 से क्या हो, कम हो कि ज्यादा हो, ये लिखा है ऑन विच दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल, जहां पे 180 से क्या हो, कम हो। समझ पा रहे हो, इन दोनों का अगर आप क्या करते हो, सम करते हो, तो टू राइट एंगल का मतलब होता है 180। अगर इन दोनों का सम 180 से कम है, उसी तरफ जाके ये क्या करने वाली है, लाइन मीट करने वाली, यहां नहीं मीट करेंगे, क्यों, इन दोनों का सम क्या है, 180 से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसको कितना भी प्रोड्यूस कर लीजिए, कभी क्या नहीं होने वाला है, मीट नहीं होने वाला। तो सिंपल भाषा में हमें दो लाइन ऐसी लेनी है जहां से ऐसे कट हो रही है, तीसरी लाइन इसको कट कर रही है, अगर इन दोनों एंगल का सम 180 से कम है तो इसको बढ़ाने पे ये दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में मीट हो जाएंगी, नहीं तो मीट नहीं होने वाली, बात खत्म। समझ आई बात, तो लेस देन होना चाहिए, इसीलिए जब पैरेलल लाइन बनाते हैं, क्या पैरेलल लाइन एक दूसरे को मीट करती हैं क्या, क्यों, क्योंकि इस रूल के खिलाफ है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, उसने बोला उसी का मीट करेगा जिसका लेस देन क्या हो, 180। समझ आई बात, वही यहाँ पे दिखाया गया, आप देख सकते हो, आई होप समझ आया होगा। क्वेश्चन आ जाएगा सीधा सीधा, आपसे पोस्टुलेट 5 एक्सप्लेन करिए, ठीक है, सीधा सीधा बोलो आगे। अब ये क्या कह रहे हैं, नाउअडेज पोस्टुलेट्स एंड एज्यूम्स, अभी क्या बोला मैंने, समझ नहीं आ रहा है, ड्रामा चलता रहता है। नाउअडेज क्या बोला है यहाँ पे, पोस्टुलेट्स एंड एज्यूम्स आर टर्म दैट आर यूज्ड टू इंटरचेंजेबल। आजकल लोग पोस्टुलेट एज्यूम्स को एक ही चीज मान लेते हैं, उनके लिए क्या है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पोस्टुलेट एक्चुअली एक वर्ब है, क्रिया जिसे बोलते हैं। When we said let us postulate, we mean let us make some statement based on the observed phenomena in the universe, यानी ऐसे किसी स्टेटमेंट को देना जो कि ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्स में ये सबको पता है और एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, जिसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक यूनिवर्स में क्या है, प्रूवन है। इट्स ट्रुथ वैलिडिटी इज चेक्ड आफ्टरवर्ड, ठीक है, इसको आप इसके ट्रुथ या उसकी वैलिडिटी को आप आसानी से खुद ही ऑब्जर्व करके क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इफ इट इज ट्रू देन इट एक्सेप्टेड एज अ पोस्टुलेट, अगर वो यूनिवर्सली ट्रू होगा तो ही उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टुलेट कहते हैं। अ सिस्टम ऑफ एज्यूम इज कॉल्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कंसिस्टेंट, अपेंडिक्स नंबर 1 के हिसाब से ये तो उसमें लिखा हुआ है, बात की बात है। इफ द इम्पॉसिबल टू द डिड्यूस फ्रॉम द एज्यूम अ स्टेटमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट एनी एज्यूम प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट। एज्यूम्स क्या होते हैं, सीधी सीधी सी बात है, ये पहले से ऑलरेडी किसी ने क्या कर रखे हैं, प्रूव कर चुके हैं, ये प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है, किसी ने पहले इसको क्या कर रखा है, प्रूफ कर रखा है, बस आप उसी को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। किसी ने ऑलरेडी उसको, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं था, उसने किसी तरीके से आपको क्या करके दिखाया है, प्रूफ करके दिखाया है, तो उसको हम एज्यूम्स कहते हैं। सो व्हेन एनी स्टेटमेंट एज्यूम्स इज गिवन, इट नीड टू बी इंश्योर्ड दैट द सिस्टम इज क्या है, कंसिस्टेंट, यानी जब भी आप किसी भी एज्यूम का इस्तेमाल करोगे तो चेक कर लीजिए, ठीक है, कि जो भी आपका सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। कहने का मतलब, मैंने बोला कि मान लो जैसे कल ही हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, हाँ चलो केमिस्ट्री फिजिक्स एक ही रहती है उसमें, फिजिक्स में भी यूज होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मैंने बताया था आपको 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मैंने तुरंत मैंने बोला था, टोका था
ये तभी सही है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नापा जाए। अगर आप उसको हिली एरिया में नापोगे तो कितना था 68 डिग्री सेल्सियस। तो वो यही बोल रहा है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये चेक कर लेना पहले। तो मैंने ये बोला 100 डिग्री सेल्सियस तभी होगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप उसको क्या करोगे, मेजर करोगे। तो जिसने भी प्रूफ किया होगा किसी चीज को, तो उसने पहले क्या किया होगा, कोई सिस्टम क्रिएट किया होगा। उसी सिस्टम को आपको भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप भी उसको सही मान सकते हो। नहीं तो आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। जैसे मैंने सिर्फ पढ़ा दिया होता है इनको कि अरे 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता, ठीक है, किसका, वाटर का, और ये नहीं बताता कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और ये फिर अपने पहाड़ी इलाके में जाते हैं, अपने गांव में चेक करते हैं वहाँ 68 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे क्या कहते हैं कि गलत पढ़ाया उन्होंने। तो गलत हो गया मैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या नहीं किया, पहले तो मैंने बताया नहीं कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा उस कंडीशन में इन्होंने क्या नहीं किया, उसको प्रूफ करने की कोशिश नहीं की। तो समझ आया, पोस्टुलेट यूनिवर्सली ट्रू होते हैं और एज्यूम्स प्रूवन है, किसी ने उसको प्रूफ कर रखा है, लेकिन उसका कुछ सिस्टम, कुछ क्राइटेरिया होगा, ठीक है, उसी क्राइटेरिया और सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे तो ही वो चीज क्या निकलेगी, प्रूफ निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी, गलत भी हो सकता है। फिर आता है थ्योरम 5.1, ठीक है, ये पहली थ्योरम है, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 के लिए। तो क्या कहते हैं, टू डिस्टेंस लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1.2 कॉमन। जैसे कि एक लाइन मैंने ये बनाई, एक लाइन ये बनाई, ठीक है, इसमें कॉमन पॉइंट क्या है, ये, ठीक है, वो। तो ये बोल रहा है कोई भी दो लाइन अगर वो क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो एक पॉइंट से ज्यादा, ये देखो लिखा हुआ है टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। एक पॉइंट से ज्यादा क्या नहीं हो सकता, उसमें कॉमन हो ही नहीं सकता। सच है। अब ऐसे मैंने इसको काटा भाई, तो एक ही पॉइंट तो कॉमन हो सकता है। अब ऐसे ऐसे कर दूंगा तो लाइन ही नहीं रहेगी, वो तो कर्व बन जाएगा भाई, वही चीज बता रखा है, कोई दिक्कत